हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो आज कक्षा 12 भूगोल का इंपॉर्टेंट चैप्टर मानव बस्ती, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नगरीय आवास या नगरीय अधिवास जिसको कहते हैं, अर्बन सेटलमेंट, इसके बारे में जानेंगे। प्रीवियस सेशंस में हमने ग्रामीण अधिवास, अधिवास का परिचय, उसका वर्गीकरण, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें देखी थी। आज हम समझेंगे कि नगरीय अधिवास क्या है, इसके प्रकार क्या है, क्या क्या प्रारूप देखे जाते हैं। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा हिंदी माध्यम में निःशुल्क ले सकते हैं। आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, सारी की सारी शिक्षा निःशुल्क मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर दी जा रही है। बस आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जुड़े रहना है। यहाँ 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होती। घर बैठे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जुड़े रहिए और निःशुल्क अपने अध्ययन को और आसान बनाते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, नगरीय अधिवास। अब देखिए, जाहिर सी बात है, जब हमने ग्रामीण अधिवास में देखा था तो ये देखा कि गांव में रहने वाली जो कृषि आधारित जनसंख्या है, वो अपने लिए जिन बस्तियों या आवासों का निर्धारण या जिनको बनाती है, वो ग्रामीण अधिवास में आते हैं। अब शहरों में या नगरों में रहने वाली जो जनसंख्या है, उनमें जो निवास करने वाले जनसंख्या या लोग हैं, वो नगरीय अधिवास में आते हैं। जिस तरह का मकान वो बनाएंगे। तो नगर क्या है, नगरीय अधिवास क्या है, नगरीकरण क्या है, ये सारी चीजें एक एक करके थोड़ा देखते हैं। अब देखिए, जो नगर शब्द है ये अंग्रेजी के सिटी शब्द से बना हुआ है, ठीक है, और इसका शहर के लिए ना होकर अधिक विस्तृत यूज भी किया जाता है। माने केवल शहर नहीं बल्कि सिटी के साथ सिटीजन और उसके अलावा एमिनिटी, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। वास्तव में नगर के स्थान पर कुछ समानार्थी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। एक दिखने वाले प्रयोग कौन कौन से? कस्बा यानी कि टाउन, नगरीय बस्ती यानी अर्बन सेटलमेंट, नगरीय केंद्र यानी शहर के केंद्र बिंदु, नगरीय स्थान, ये सारे शब्दावलियों का भी इस्तेमाल करते हैं। और यहां रह रहे जो लोग हैं, जो बस्तियां हैं, वो सब नगरीय अधिवास का पार्ट मानी जाती हैं। नगर की संकल्पना को समझना और उसकी विवेचना करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कार्य है ना कि जो नगर की परिभाषा है वो अलग अलग देशों में अलग अलग है। जैसे भारत में मान लिया जाए कि 5000 की जनसंख्या नगरीय में आएगी, 400 स्क्वायर, अगर 400 का आप कह सकते हैं कि जिसको सघनता कहते हैं ना, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अगर 400 व्यक्तियों की है तो वो आपको नगर की परिभाषा में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी, कहीं कहीं अलग है। तो इसलिए नगर की संकल्पना, नगरीय अधिवास को समझने में थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन नगरीय अधिवास का आपको एक सिंपल वे में ये समझ के चलना है कि गांव में या नगरों में रह रही जो जनसंख्या है वो ग्रामीण अधिवास है, और नगरों में जो रह रही जनसंख्या है यानी कि शहरों में जो बसी हुई जनसंख्या है वो नगरीय अधिवास का पार्ट मानी जाती है। ठीक है, जो अपने उसके लिए सिटी, वो अपने लिए जो बस्ती बनाएगी या जिस तरह के मकान बनाएगी। डिकिंसन कहते हैं कि ग्रामीण शब्दों के विपरीत उन क्रियाओं के लिए लागू होता है नगरीय शब्द जहां मिट्टी को जोतने संबंधी कार्यों से अलग क्रियाएं की जाती हैं। देखिए, होता क्या है, मैं आपको कई बार समझा रहा था कि अगर एक होती है आर्थिक क्रियाओं में, मान लीजिए ये आर्थिक क्रियाएं हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। तो आर्थिक क्रियाओं में जो प्राथमिक क्रियाएं होंगी, ठीक है, जो प्राथमिक क्रिया होंगी, प्राइमरी एक्टिविटीज, वो पूरा ग्रामीण अधिवास में चला जाएगा। ठीक, और जो क्या करेगा, द्वितीयक यानी कि विनिर्माण या तृतीयक जो सेवा सेक्टर है, अगर इसमें रहेगा तो वो कहां चला जाएगा, वो नगरीय अधिवास का भाग बन जाएगा। ठीक है, नगरीय अधिवास बन जाएगा, या नगरीय जो सेटलमेंट है, अर्बन सेटलमेंट, उसका भाग बन जाएगा। ठीक है, नगरीय अधिवास का भाग हो जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि कृषि पर आधारित जनसंख्या ग्रामीण में रहेगी, जो मिट्टी जोतने का काम करेगी। इसके अलावा जितने हैं, ठीक, इन जोतने संबंधी कार्यों से अलग नगर की क्रियाएं निश्चित स्थान पर परस्पर संबंधित क्रियाएं घनिष्ठ संचार में संपन्न होती हैं। जैसे विनिर्माण है, उद्योग है, सेवा है, परिवहन है, शिक्षा है, ये सारी चीजें चलेंगी नगरों में। ब्लास के अनुसार नगर सामाजिक संगठन वाला एक अधिक व्यापक क्षेत्र होता है। यह सभ्यता के उस स्तर का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें कुछ ही अधिवास प्राप्त कर पाते हैं। तो जो गिने चुने अधिवास हैं वो वहां तक पहुंच पाते हैं और सभ्यता का एक तरह से कह सकते हैं कि उत्कृष्ट भाग देखा जाता है। भारत में 81 की जनगणना के अनुसार मानवीय बस्ती को नगर की मान्यता देने के लिए निम्न मानदंड बनाए गए हैं। कुछ हमने थ्रेशोल्ड बनाए हुए हैं। एक, यहां नगर पालिका यानी जिसको हम कह सकते हैं कि अर्बन बॉडीज की जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं वो होनी चाहिए, या महापालिका, छावनी बोर्ड। शहरों के आसपास पहले, ये अंग्रेजों के जमाने से चले हुए आ रहे हैं, उससे पहले मुगलों में भी देखा जाता था कि सैनिकों के लिए अलग अलग छावनियां शहर से किनारे बनाई जाती थी, जिनको कैंटोनमेंट कहा जाता है। आज भी उनको कैंटोनमेंट बोर्ड्स के नाम से जानते हैं। तो छावनी बोर्ड, नोटिफाइड क्षेत्रीय समिति, अगर ये सब हैं तो माना जाएगा शहर, नगर। न्यूनतम जनसंख्या 5000,
कार्यशील जनसंख्या का 75% भाग गैर कृषि कार्य करता हो, यानी वहां का 75% जो जनसंख्या हो वो एग्रीकल्चर के अलावा दूसरा काम करती हो। और जनसंख्या का घनत्व तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का कम से कम होना चाहिए। तो जनसंख्या घनत्व यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 400 लोग कम से कम रह रहे हो। ठीक है, महत्वपूर्ण है। नगरीय अधिवासों के प्रकार। नगरीय अधिवास छोटे छोटे भिन्न आकार वाले हो सकते हैं। आकार के अनुसार नगरीय अधिवासों को निम्न कोटि में रखा जा सकता है। कौन कौन सी कोटियां हैं भाई आकार के अनुसार? अब देख लीजिए, समझ लीजिए। एक होता है नगरीय पूर्वा, ठीक, अभी इसको देखेंगे, छोटे कुछ घरों का समूह। एक नगर, आप तो मेन इसमें ही है। इसके अलावा करा टाउन, नगरीय गांव, यानी नगर के अंदर छोटे छोटे गांव भी होते हैं। नगरमाला, छोटे छोटे नगरों को मिला के नगरमाला बन जाती है। महानगर या मिलियंस में ये होते हैं, आप समझ लीजिए, है ना। और एक मेगा पोलिस होता है जिसमें क्या होगा, आपको लगभग 10 लाख से अधिक की जनसंख्या पाई जाएगी। तो नगरीय पूर्वा नगर में नगरीय गांव, टाउन एरिया या नगरमाला जिसको कहते हैं, महानगर या मिलियन वाले जो होंगे, और मेगा पोलिस। तो ये कई तरह के वो नगरीय अधिवासों के प्रकार हैं जिनको एक एक करके हम देखने वाले हैं। आइए समझते हैं इसका मतलब क्या है। अब नगरीय पूर्वा क्या है? यह नगरीय अधिवास सबसे छोटी इकाई है। इसमें मकान की संख्या 20 से 150 तक होती है। छोटे छोटे मकान होते हैं इसमें। आधुनिक काल में नगरीय क्षेत्रों में दूर कॉलोनी इस प्रकार का अधिवास है। यहाँ डाकखाना, स्कूल, बैंक, दुकानें और छोटे छोटे वर्कशॉप, छोटी छोटी सब जरूरत की चीजें मिल जाएंगी। और खास बात, निकट में कृषि क्षेत्र वाले जमीनें होती हैं, थोड़ी दूर में ही किसानी वाला एरिया होता है, शहर से थोड़ा दूर। इन नगरीय पूर्वों का मुख्य कार्य अपनी निकटवर्ती ग्रामीण जनसंख्या के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय करना होता है। ग्रामीण इलाके हैं, उसके बगल में एक छोटा सा नगर बस गया, तो ग्रामीण इलाके के लोग अपनी सारी चीजें खरीदने, व्यापार करने उन जगहों पे जाएंगे। ये नगरीय पूर्वा कहलाता है। ठीक, आगे देखते हैं। नगरीय गांव क्या है? तो नगरीय गांव जनसंख्या से लगभग 500 होती है। ऐसे गांव में नगर की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। दैनिक आवश्यकता की चीजें, चिकित्सालय, डाकखाना, यानी एक शहर में भी छोटे छोटे जो गांव होते हैं पुराने समय से बसे हुए, वो आते हैं। कस्बा जो 500 से 10,000 तक का होता है, टाउन एरिया जिसको कहते हैं। कुछ विद्वान 50,000 से कम जनसंख्या वालों को कस्बों की श्रेणी में रखते हैं। ये उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में बहुत छोटे छोटे ऐसे शहर आपको कस्बे, टाउन मिल जाएंगे। यहाँ पर नगर, जैसे भारत में नगर पालिका के साथ एक नगर पंचायत चलता है। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। नगर पालिका पर सबसे पहले होता है महानगर पालिका, नगर पालिका एक नगर पंचायत, छोटे छोटे टाउन एरिया के लिए, ये यहाँ मिल जाएंगे आपको। अब 50,000 से अधिक और 10 लाख से कम जो जनसंख्या वाले जो शहर बसते हैं उनको हम नगर या सिटी कहते हैं। ऐसे ढेरों सारे सिटी भारत में हैं। और महानगर या मिलियन सिटी किसको कहते हैं? जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या पाई जाती हो। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े शहर हैं वो महानगर या मिलियन सिटी या मेट्रोपोलिस कहे जाते हैं। ठीक, नगरमाला जहां एक अथवा दो मुख्य नहर अथवा उनके आसपास अनेक उपनगर होते हैं जो परिवहन के साधन से जुड़े होते हैं। जैसे दिल्ली के साथ गुड़गांव बन गया, नोएडा बन गया, नोएडा के बाद फिर दादरी बन गया, ऐसा एग्जांपल बता रहा हूं। नोएडा एक्सटेंशन बन गया, ऐसे बैंगलोर एक्सटेंशन हो गया। तो जब एक बड़ा शहर होता है, शहर के साथ छोटे छोटे उप शहर होते हैं और उसमें एक और फिर पीछे शहर हो जाते हैं, तो एक कन्यूबरेशन यानी नगरों के बड़े शहर, इसके छोटे शहर, फिर उपनगर, उपनगर, तो ये नगरमाला बन जाती है। यद्यपि यह नगर अपने में स्वतंत्र इकाई होते हैं, परंतु इनके आर्थिक औद्योगिक संबंध बने रहते हैं। हो सकता है वो दूसरे स्टेट में पड़ जाते हैं, हो सकता है अलग अपना एक नगर हो, लेकिन जुड़े होते हैं, उसमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, ट्रेड एक दूसरे में होते रहते हैं। इस प्रकार के समस्त उपनगर तथा मुख्य नगर मिलकर नगरमाला कहे जाते हैं। कोलकाता के पास आप कह सकते हैं, कोलकाता, अलीपुर, हावड़ा, दमदम, बराहनगर, श्रीरामपुर, हुगली, ये सब मिलकर एक नगरमाला बनी हुई है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है ये आपसे। मेगालोपोलिस क्या होता है? इस कोटि विश्व के अत्यंत विशाल नगर आते हैं जहां 50 लाख से अधिक जनसंख्या हो। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, मॉस्को, शंघाई, मुंबई, शिकागो, दिल्ली, ये सब क्या है? करोड़ों की जनसंख्या वाले हैं। तो इनको हम किस में रखते हैं? मेगालोपोलिस शहर में रखते हैं। ये बहुत बड़े बड़े शहर माने जाते हैं। ठीक है, तो ये नगरीय अधिवासों को आप और नगरीय क्लासिफिकेशन का ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जनसंख्या के अनुसार मैंने कुछ नगर का वर्गीकरण किया हुआ है, कुछ स्टेट्स को। तो अब इसमें क्या है? भारतीय नगर 6 वर्गों में विभाजित किया गया भारतीय नगरों को। किसमें? प्रथम वर्ग जिसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो। द्वितीय वर्ग 50,000 से 99,999 तक। तृतीय वर्ग के जो शहर हैं 20,000 से 49,999 तक। चतुर्थ वर्ग के 10,000 से आप देख सकते हैं। पंचम वर्ग 5,000 से 9,999 और खष्ट वर्ग होता है 5,000 के आसपास। लेकिन 5,000 से ऊपर जाते ही ये शहरों की गिनती में आ जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में चलिए। और 75% जनसंख्या क्या होनी चाहिए? गैर कृषि कार्यों में होनी चाहिए। अब देखिए, नगरों का सामान्य वर्गीकरण किया गया है। जो ये शहर हैं उनको क्लासिफाई किया गया है अलग अलग हिसाब से। प्रशासनिक नगर, जहां पर क्या हो? जहां से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता हो। राजधानी आप जितनी देखते हैं वहां से सारे सरकारी बंगले, ऑफिसेज हैं सारे के सारे। इसके अलावा आप देख लीजिए हमने क्या किए हुए हैं। सबसे ऊपर राज्य बनाया हुआ है, तो राज्य के नीचे फिर हमने क्या बनाए हुए हैं? जिला बनाया हुआ है। जिला के नीचे हमने क्या बनाया हुआ है? प्रखंड या ब्लॉक जिसको कहते हैं।
उसके ऊपर क्या बनाया हुआ है, एक तहसील बनाया हुआ है। तो ये क्या है, ये प्रशासनिक डिवीजन है। इनके आसपास जो शहर बन जाते हैं वो प्रशासनिक नगर होते हैं। व्यापारिक नगर जहां से व्यापार का ज्यादा से ज्यादा काम होता है, वो आयात निर्यात भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय या आंतरिक व्यापार भी हो सकता है, जैसे मुंबई आप कह सकते हैं। औद्योगिक नगर जहां ज्यादा से ज्यादा उद्योग बसाए गए हों, जैसे कानपुर उदाहरण आप ले सकते हैं। सुरक्षा नगर, कुछ हम ऐसे नगर बसाते हैं जो हमारे डिफेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं और वहाँ डिफेंस के काम भी होते हैं। सांस्कृतिक नगर जिसमें हमारे धार्मिक शहर भी आते हैं, जैसे भारत में आप बनारस को कह सकते हैं, मथुरा को कह सकते हैं, पूरी दुनिया में आप देखें तो यरूशलेम है, इसके अलावा मक्का मदीना है ना, इस तरह के कई धार्मिक नगर हैं, सांस्कृतिक नगर उसमें आ जाते हैं। परिवहन नगर जहाँ पर क्या है, ये सारे नगर जो हैं ये परिवहन के कई सारे साधनों से जुड़े हैं, रेल मार्ग, बस मार्ग, ये सारे मार्ग एक साथ जुड़े हुए हैं। अब देखिए, हो सकता है कि ये सभी फीचर्स एक ही नगर में पाए जाते हो सकता है अलग अलग नगर भी हो, एक एक करके देखेंगे। हाँ, संग्रह नगर भी हैं, जहां पर क्या किया जाता है, जहां पर बाहर से चीजों को मंगा के रखा जाता है, बाद में एक्सपोर्ट किया जाता है। मनोरंजन नगर जहां पर आप घूमने फिरने जाते हैं, जैसे इंडिया में मनाली ले लीजिए, शिमला, गोवा, ये सब चीजें। निवास नगर जहां पर केवल रेसिडेंशियल एरियाज बसाए गए हैं। और मिश्रित कार्यों का नगर, यानी जहां एक साथ कई काम होते हो, है ना, जहां पर कई तरह की आर्थिक क्रिया होती हो, जहां पर प्रशासन भी होता हो, मनोरंजन भी होता हो, संग्रह भी होता हो, ये सारी चीजें हैं। थोड़ा सा देखते हैं। प्रशासनिक नगर का सर्वप्रथम कार्य अपने समीपवर्ती क्षेत्र या निर्धारित क्षेत्र के लिए प्रशासनिक कार्यों का संपादन करना होता है। इन नगरों के अंतर्गत केवल देश के राजधानी नगर ही नहीं, प्रांतीय राजधानी, जनपद और अन्य प्रशासनिक नगर भी सम्मिलित होते हैं। विश्व के बृहद प्रशासनिक नगरों में मैक्सिको महानगर, ब्यूनस आयर्स महानगर, सियोल महानगर, बीजिंग महानगर, जकार्ता महानगर, काहिरा, ये दुनिया भर की राजधानियां दी हुई हैं आपको, ठीक है। जैसे ये काहिरा आपका मिस्र की राजधानी है, जकार्ता इंडोनेशिया की, बीजिंग चाइना की, सियोल दक्षिण कोरिया, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी। तो क्या है, दिल्ली भारत में, ये यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पूरा प्रशासन देखा जाता है, ठीक है। भारत में नई दिल्ली के अलावा चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर, कोहिमा, ये सब क्या है, राजधानियां हैं। समस्त प्रशासनिक नगरों में प्रशासनिक कार्यालय होते हैं और क्या होते हैं, सार्वजनिक भवन होते हैं, अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास क्षेत्र होते हैं, बैंक, डाकघर, रेल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, ये तो होते ही हैं। तो सिंपल ये एक तरह से कह सकते हैं कि डिवीजन है जो नगरीय अधिवास, जिन नगरों से प्रशासन चलाया जाता है। अब व्यापारिक में देखिए, इस श्रेणी के नगरों का आधारभूत कार्य व्यापार करना, वाणिज्य या कॉमर्स करना, ये सारी सेवाएं देना होता है। इस प्रकार के नगरों का अपने समीपवर्ती क्षेत्रों से उत्तम परिवहन सुविधाओं से घनिष्ठ संबंध होता है। व्यापार उन्हीं शहरों में होगा जहां रेल आती हो, बस आता हो, ट्रेन आती हो, तो सबसे संपर्क होता है। व्यापारिक नगर जहां किसी क्षेत्र के उत्पादन का संग्रह करते हैं, वहीं दूसरी ओर उत्पादन के किसी अन्य क्षेत्र पर वितरण, यानी कि वहां पर चीजें बनाई भी जाएंगी और वहां से चीजें बांटी भी पूरे देश में जाएंगी, ठीक है। तो जहां पे ये व्यापारिक क्षेत्र होते हैं, यहाँ ये चीजें मुख्य रूप से चलती हैं। व्यापारिक नगरों में बाजार नगर, सामुद्रिक बंदरगाह नगर और वित्तीय नगर, सारी चीजें आ जाती हैं। भारत के व्यापारिक नगरों में कानपुर, हापुड़, इंदौर, अहमदाबाद, विजयनगर, लायलपुर, पूर्णिया, ये सारे उल्लेखनीय हैं। सामुद्रिक बंदरगाह सामान्यतः व्यापार और वितरण के प्रमुख केंद्र होते हैं। विश्व ये के इस प्रकार के प्रमुख सामुदायिक बंदरगाह में टोक्यो, मुंबई, ये सारी चीजें आती हैं। तो व्यापारिक नगर वो नगर हैं जहां से आप ट्रेड या व्यापार या तो अंदर के देशों में करेंगे या दुनिया के अलग अलग देशों में लेकर चलते हैं, ठीक है। ये इजी डेफिनेशंस हैं, इजी वर्गीकरण है, इसको बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। अब औद्योगिक नगर क्या है? इंडस्ट्रियल सिटीज वो सिटीज हैं जहां पर उद्योग लगाए जाते हैं। उद्योग क्यों लगाए जाएंगे? वहां पर कच्चा माल मिलेगा, परिवहन मिलेगा, बाजार मिलेगा, ऐसे शहरों को कहेंगे। इस श्रेणी में सम्मिलित प्रमुख रूप से कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने वाला काम किया जाता है, यानी मुख्य रूप से जो सेकेंडरी एक्टिविटीज है, जो द्वितीय क्रियाकलाप है, वो यहाँ पर देखा जाता है। इन नगरों में औद्योगिक भूदृश्यों की प्रधानता मिलती है। औद्योगिक नगर का आकार और स्वरूप इसमें कार्यरत उद्योगों के आकार और प्रकार से प्रभावित होता है। औद्योगिक नगरों में अधिकारी और श्रमिकों के आवास क्षेत्र यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए, कुछ औद्योगिक नगरों में एक विशिष्ट प्रकार के उद्योगों की प्रधानता मिलती है, जबकि अन्य औद्योगिक नगरों में अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कानपुर को अगर आप देख लीजिए तो खास करके चमड़ा और केवल सूती वस्त्र ज़्यादा दिखाई देंगे। मैनचेस्टर में सूती वस्त्रों के ज़्यादा उद्योग हैं, लेकिन कुछ ऐसे शहर होते हैं जहाँ कई तरह के आपको उद्योग दिखाई पड़ सकते हैं। जैसे मुंबई हो गया, वहाँ कई तरह के उद्योग दिखेंगे। तो जैसे अब जैसे भिलाई, राउरकेला, धनबाद, दुर्गापुर, ये सब क्या है, लौह उद्योग के लिए ज़्यादा है। लेकिन जो नोएडा, अहमदाबाद जैसे शहर हैं, फरीदाबाद जैसे शहर हैं, वहाँ कई तरह के उद्योग आपको दिखाई देंगे। तो ये एक उदाहरण है, ये औद्योगिक नगरों के उदाहरण थे। अब सुरक्षा नगर में जैसे मान लीजिए जैसे किले बनाकर वो क्या करते थे, उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे नगर बसाए गए हैं। तो मध्यकाल में अधिकांश नगर सुरक्षित स्थल पर बसाए गए। इस हेतु चारों ओर से किलों का निर्माण किया गया और छावनियां बनाई गई। तो वर्तमान समय में भी ऐसे बहुत सारे नगर मिलते हैं और बहुत सारे आर्मी के छावनी या कैंटोनमेंट बोर्ड बनाए जाते हैं जहां पर सेना को ठहराया जाता है। तो इन नगरों को सुरक्षा नगर की कैटेगरी में रखते हैं। भारत में विशाखापट्टनम, मेरठ, जहां पर आर्मी हेडक्वार्टर्स भी हैं, छावनियां भी हैं,
खड़कवासला, माहे, पाकिस्तान में पेशावर, कनाडा में मेवा, स्वाशिया, हैलिफैक्स, ब्रिटेन में प्लेमाउथ, पोर्ट्समाउथ सुरक्षा नगरों में उदाहरण है। तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, सांस्कृतिक नगर क्या है? जो हमारे इतिहास से, हमारे धर्म से, इन चीज़ों से जुड़े हुए हों, जहाँ का कल्चरल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, शैक्षणिक और धार्मिक क्रियाकलापों की प्रधानता मिलती है। जैसे भारत में पहले नालंदा, तक्षशिला जैसे शहर केवल शिक्षा के लिए जाने जाते थे। अभी काशी है, मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय आप देख लीजिए, दिल्ली विश्वविद्यालय देख लीजिए, IITs हमारे हैं। तो ऐसे शहरों में सांस्कृतिक नगर है। इसके अलावा हमारे संस्कृति धर्म के अनुसार आप देख लीजिए तो एक बार फिर प्रयागराज, वाराणसी, है ना। इसके अलावा आपको मथुरा, वृंदावन, ये सारे शहर क्या हैं? आपके धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर हैं। विश्व के ऐसे नगर जिसमें शैक्षणिक कार्य महत्वपूर्ण होते हैं और विभिन्न भागों से विद्यार्थी क्या करते हैं? शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। शैक्षणिक नगरों के विकास में शैक्षणिक संस्थाओं का योगदान रहता है। तो कुछ एग्जांपल देख सकते हैं आप। अमेरिका में हार्वर्ड, ग्रेट ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड, भारत में रुड़की, अलीगढ़, पिलानी, बनारस, ये सब क्या है? शैक्षणिक उदाहरणों शहरों के महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए हमने बनाए हुए हैं जो आपको जानना बड़ा जरूरी है कि जो नगरीकरण से संबंधित है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अर्बनाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं अर्बनाइजेशन। अब देखिए, ये नगरीकरण का मतलब क्या होता है? इसका सीधे सीधे मतलब होता है कि जो गांव से नगर की तरफ की यात्रा है वो अनवरत बढ़ते जाना। जैसे भारत में पहले 10 से 5% नगरीय जनसंख्या थी, आज जनसंख्या के हिसाब से 31% के आसपास है। इससे क्या हो रहा है? इसका मतलब ये होता है कि जब वहां की जनसंख्या प्राथमिक क्रियाओं से आगे जाकर द्वितीयक तृतीयक क्रियाओं की तरफ बढ़ती है ना, वो प्राथमिक क्रियाओं को छोड़कर द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं की तरफ बढ़ रही है, ऐसी जनसंख्या का जो पूरा हिस्सा है वो नगरीकरण कहलाता है। क्योंकि जब वो द्वितीयक तृतीयक क्रियाकलापों की तरफ बढ़ेगी तो उद्योग लगेंगे, सेवा क्षेत्र लगेंगे, BPOs, KPOs सारे बनेंगे, जिसकी चर्चा हमने डिटेल में की है। कॉल सेंटर्स खुलेंगे तो उसके आसपास छोटे छोटे शहर विकसित होंगे। तो नगरीकरण का तात्पर्य एक देश के नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या की आनुपातिक वृद्धि, यानी कि रेशियो वाइज जो वृद्धि होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नगरीकरण। मान लीजिए पहले 20% था जनसंख्या, अब वो 30% हो गई, 40% हो गई, तो ये आनुपातिक वृद्धि हो रही है। नगरीकरण का मुख्य कारण ग्रामों से नगरों की ओर पलायन भी है, जो माइग्रेशन वाला काम है। ये पलायन या प्रवास भी जो है, ये भी नगरीकरण का काम है। और गांवों से हमने प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक पहले देखे हुए हैं कि क्या होते हैं पलायन के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक। तो उसमें कई बार मजबूरी, अकाल आदि के कारण, या कई बार अच्छी सुविधाओं के कारण, शिक्षा स्वास्थ्य के कारण, या रोजगार के लिए गांवों से शहरों की ओर पलायन होता है और नगरीकरण हो रहा है। 19वीं सदी के विकसित देशों में नगरीकरण तेजी से हुआ है। 20वीं सदी के विकासशील देशों में नगरीकरण तेजी से हुआ है। तो विकासशील देशों में क्या हो रहा है? लगातार कृषि क्षेत्रों से हम औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो नगरीकरण तो होगा ही। सूचना और प्रौद्योगिकी ने वर्तमान और नवीन बस्तियों के विकास पर बहुत प्रभाव डाला है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसने भी क्या किया है? जो नवीन बस्तियां हैं या नए नए जो घर, मकान, आवास, अधिवास हैं, इस पर बहुत इफेक्ट डाला है, गहरा प्रभाव डाला है। ठीक है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट, परिवहन नगर पे। तो परिवहन नगर का मतलब होता है कि जो ऐसा नगर जो कई ट्रांसपोर्ट के साधनों से जुड़ा हो। जैसे मुंबई ऐसा शहर देख लीजिए। अब परिवहन के साधन कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो जल मार्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्थल मार्ग हो जाएगा। स्थल मार्ग में दो चीजें आ जाती हैं, रोड और रेलवे, यानी सड़क और रेल। इसके अलावा वायु मार्ग, ठीक है। अब जो शहर इन तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है, या जो शहर इन कई सारे परिवहन के साधनों से जुड़ा हुआ है, वो परिवहन नगर की श्रेणी में आएगा। तो इस श्रेणी में नगर विभिन्न परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर विकसित हो जाते हैं। विभिन्न प्रकृति के परिवहन मार्गों के मिलन स्थल तथा दो या अधिक व्यापारिक महत्व के परिवहन साधनों के मिलन स्थल को विकसित हुए नगरों में परिवहन सर्वप्रमुख क्रियाकलाप होता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रूप में भी देखा जाता है। तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में महान झीलों के दक्षिणी भागों पर, जो एक साथ झील है ना, ईरी वाले जो सुपीरियर ईरी वाले जो पूरे झील हैं, उनके दक्षिणी भाग में, भारत में ऋषिकेश, हरिद्वार, जम्मू तथा टनकपुर, ये परिवहन नगर की श्रेणी में सम्मिलित है। ठीक है। संग्रह नगर, संग्रह नगर किसको कहा जाता है? नगर इस श्रेणी के अंतर्गत खनन नगर, मत्स्य उत्पादन, बंदरगाह नगर और काष्ठ संग्रह नगर सम्मिलित हैं। संग्रह नगर में खनिज, नगरों में खनिज,
मत्स्य और काष्ठ संग्रह करने का कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है। साथ ही उक्त उत्पादों को विभिन्न भाग और उद्योगों में भेजने का काम किया जाता है। तो पहले संग्रह किया जाएगा, फिर वितरण किया जाएगा, ये दोनों संग्रह कार्यों में आता है। और खास करके खनिज पदार्थों को, मछली पालन को और काष्ठ संग्रह यानी लकड़ी के चीजों को। अब जोहानसबर्ग, कालगुरली, अबादान, झरिया, दिग्बोई असम में, खेतड़ी खनन जो राजस्थान, संग्रह नगर, सिएटल, हेलोफैक्स, कॉलीकटकोर, पड्डुचेरी मत्स्य संग्रह नगर, गांडफाल, सबाई, कोटद्वार, दीमापुर काष्ठ संग्रह नगर के रूप में प्रमुख रूप से विकसित है। ये एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। संग्रह नगर के एग्जाम्पल या काष्ठ नगर के लिए पूछ सकता है, तो दीमापुर को ध्यान रखेंगे। अब आता है मनोरंजन और विनोद प्रिय नगर। तो जाहिर सी बात है, जहां पर आप क्या करने जाते हैं, रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, जहां पर आप प्राकृतिक छटाओं को देखने के लिए जाते हैं, या जो किसी भी तरीके से विनोदपूर्ण माहौल के लिए जाते हैं या एंजॉय करने के लिए जाते हैं, वो मनोरंजन नगरों में आता है। और खास करके जो पर्यटन का क्षेत्र है वो इससे बहुत तेजी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पर्यटन जो तृतीय क्रियाकलाप है। अब ये जो पर्यटन है ये पूरी तरह से क्या है, मनोरंजन पर और विनोद प्रिय नगरों पर जुड़ा हुआ है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक क्रिया बना हुआ है। इस श्रेणी के नगरों में जलवायु, सुंदर मनोहारी प्राकृतिक दृश्यावली और मनोरंजन की सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, अच्छे पहाड़ आपको, जिन कारण बड़ी संख्या में पर्यटक कुछ समय के लिए सैर सपाटे और मनोरंजन की दृष्टि से आते हैं, ताकि यहाँ आकर वो एंजॉय कर सकें, सैर सपाटा कर सकें। भारत में कुल्लू, मनाली, शिमला, नैनीताल, श्रीनगर, दार्जिलिंग, माउंट आबू और उत्तराखंड प्रमुख मनोरंजन नगर हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं निवास नगर। तो इस श्रेणी के नगरों का प्रमुख कार्य विशाल नगरीय जनसंख्या को आवासीय सुविधाएं प्रदान करना है। रेजिडेंशियल सिटीज जिनको बोलते हैं, या रेजिडेंशियल जो एरियाज हैं वो आते हैं। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, ये जो रेजिडेंशियल एरियाज होंगे, यहाँ पर कुछ चीजें बड़ी प्रमुख रूप से देखी जाएंगी, जहां पर अच्छे से मकान बनाए जा सके, जलापूर्ति हो सके, जो बेसिक कम्युनिटीज हैं पूरी हो सके, ये रेजिडेंशियल नगर में आते हैं। यहाँ प्रशासनिक सेवाएं भी होती हैं। इन नगर के आवासीय क्षेत्रों का संकेंद्रण मिलने के साथ साथ सार्वजनिक सुविधाएं जैसे अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, पार्क, परिवहन, ये सारी चीजें उपलब्ध रहती हैं। तो ये रेसिडेंशियल एरियाज होते हैं। फिर इनका आपने देखा होगा, कई सारे रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन RWAs बन जाते हैं, तो ग्रुप बनाकर वहाँ पे कॉलोनीज बना के लोग रहते हैं। तो ये निवास नगरों के संदर्भ में चीजें हैं। निवास नगरों का विकास मुख्य रूप से बृहद महानगरों के सीमांत क्षेत्रों पर होता है। अब देखिए, समझ लीजिए, सीमांत क्षेत्रों की चर्चा हमने की है। जैसे मान लीजिए हमने चर्चा की थी कि एक जो है केंद्रीय व्यापारिक केंद्र होगा, उसके बाद यहाँ पर मध्यम वर्ग वाले लोग भी रह सकते हैं, या उद्योग होते हैं, यहाँ पे क्या होगा, मजदूर रहेंगे। अब इस नगर का जो सीमांत क्षेत्र होगा ना, जो इससे किनारे बिल्कुल शांत वातावरण का क्षेत्र होगा, वहां पर ये रेसिडेंशियल एरियाज बसाए जाते हैं, वहां पर ये लोग मिलजुल कर रहते हैं और कई बड़े फार्म हाउसेस भी देखे जाते हैं। तो उदाहरण में अगर आप देखें तो गुड़गांव, अब गुड़गांव क्या है, दिल्ली से लगा सीमांत एरिया है, एक अलग उपनगर है। सोनीपत हरियाणा, बदरपुर, सोहना, लोनी, गाजियाबाद, ये क्या है, ये सब दिल्ली महानगर के आसपास है। ये इसका एक नाम दिया गया है NCR, जिसको कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, NCR। तो इसमें कई जिले आते हैं, अलग अलग प्रदेशों के भी जिले आते हैं। तो जो राजधानी के साथ ये जुड़े हुए जगह हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है। अब मिश्रित कार्यों के लिए एक नगर होते हैं, जिसमें कई सारे कार्य एक साथ होते हैं। प्रशासनिक कार्य भी हो सकते हैं, इसमें वाणिज्यिक कार्य भी हो सकते हैं, इसमें मनोरंजन के भी कार्य हो सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। विश्व के अनेक नगर ऐसे हैं जिसमें किसी एक कार्य को प्रमुखता नहीं मिलती। ऐसे नगरों में एक साथ अनेक कार्य होते हैं। इस श्रेणी के नगरों को मिश्रित कार्यों के नगर की श्रेणी में रखा जाता है। मिक्स्ड कार्य जो होंगे एक साथ मिलके होंगे। विविध कार्यों को संपन्न करने वाले इन नगरों में यह ज्ञात करना कठिन होता है कि इनमें कौन सा कार्य प्रमुख है। तो दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, अब इसको आप क्या कहेंगे, प्रशासनिक नगर भी, क्योंकि राजधानियां हैं। वाणिज्यिक नगर भी है, कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, तरह तरह के कामों को आप इसमें देख सकते हैं। और बहुत से कार्य एक साथ मिलते हैं, इसलिए इन नगरों को किसी विशिष्ट श्रेणी में न रखकर मिश्रित कार्यों के श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि मिक्स्ड एक्टिविटीज में रखा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात। जहां पर मैंने जब पहले क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया था, तो वहां आपको बताया था कि कई सारे मिश्रित कार्य होते हैं, प्रशासनिक कार्य होते हैं, कई वाणिज्यिक कार्य होते हैं, सारी चीजें देखी थी। सारे काम एक साथ मिलकर भी इन नगरीय अधिवासों में हो सकते हैं। तो देखिए, ये वो पूरा वर्गीकरण था नगरीय अधिवास का। तो नगरीय अधिवास में हमने देखा कि किस तरह से प्राथमिक क्रियाओं को छोड़कर जब द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में क्रियाकलाप होने लगते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ नगरीकरण होता है। फिर नगरीकरण के साथ साथ वहाँ पर नगरों का विस्तार होता है, ये देखा। नगरीकरण के क्या क्या प्रकार हैं, नगरों के कौन कौन से प्रकार हैं, किस किस आधार पर नगरों का वर्गीकरण किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी हमने डिटेल में देखी हैं। ठीक है,
एक जो क्रियाकलापों का वर्गीकरण है वो ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक जो है कृषि, खनन, पशुचारण, ये सारी चीजें, और द्वितीयक में विनिर्माण, तृतीयक में सेवा, पर्यटन, उद्योग, सेवा, पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा सब आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर के इस टॉपिक को आप ठीक से रिवाइज करेंगे। नगरीय अधिवास को बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा, दूसरा आप ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है, magnetbrains.com। इस पर आकर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम सेलेक्ट करके क्लास 12 सेलेक्ट करिए। फिर यहाँ आप मेरे साथ कुछ महत्वपूर्ण विषय पढ़ेंगे, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, कक्षा 12 की, और भी सब्जेक्ट जो कक्षा 11-12 के आप यहाँ पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप यहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ आपको क्या क्या चीजें एक साथ मिल जाती हैं। सीबीएसई और एनसीईआरटी पर आधारित पूरे सिलेबस का कवरेज मिल जाता है। इसके साथ आपको सभी चैप्टर्स का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन या वन शॉट रिवीजन मिल जाता है। सभी चैप्टर के छोटे छोटे टॉपिक डिवाइड करके उसको टॉपिक वाइज वीडियोस मिलते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वन शॉट रिवीजन, सारी चीजें आपको एक साथ क्रम में मिल जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप फिर विषय सूची से लेकर और आगे सारे चैप्टर्स इस तरह से यहाँ पढ़ सकते हैं। और ये पूरी की पूरी शिक्षा आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, यानी इसके लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं देना। चाहे आप किसी स्टेट बोर्ड से, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, आप निःशुल्क मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर कक्षा 6 से 12 का अध्ययन कर सकते हैं। एक छोटा सा काम करिए कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे और हम आप तक और वीडियोस लेकर आ सकें। तो अपना बहुत ध्यान रखिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।